Hello my dear students, welcome back to the channel. It's my new video. My name is Sabir from A1 Coaching. तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे हम अपना वॉल्यूम फर्स्ट का लास्ट चैप्टर रिजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म चैप्टर नंबर 6। तो बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की हुई थी सर इस चैप्टर को जल्द से जल्द करा दिए, तो बेटा चलो जल्द से जल्द हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज पूरा का पूरा मैक्सिमम आपका 70 to 80% चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद तो पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा, 3 पार्ट इस चैप्टर के आएंगे और 3 पार्ट के अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक देखना अच्छे से। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। देखो डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, उससे पहले चीज समझो कि हम लोगों ने आप सबसे पहले पढ़ा एक चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या फंडामेंटल होते हैं पार्टनरशिप की, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। पहला चैप्टर था वॉल्यूम फर्स्ट का। फिर हम लोगों ने देखा गुडविल कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। फिर हम लोगों ने एडमिशन भी देखा कि अगर नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर आएगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा। रिटायरमेंट भी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई पार्टनर जाता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। फिर एक चैप्टर है इसका नाम है डेथ, जो कि मैंने नहीं कराया बट मैं करा दूंगा, लेकिन मोस्टली सेम टू सेम रिटायरमेंट जैसा ही डेथ। बस फर्क इतना है, इसमें रिटायरमेंट में क्या होता है अपनी मर्जी से जाता है, डेथ में क्या होता है ऊपर वाले की मर्जी से जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लगभग सेम ट्रीटमेंट है, ठीक है। और लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन का मतलब बेटा ये होता है कि जब फर्म बंद हो रहा हो, पार्टनर फर्म बंद हो रहा हो, दुकान बंद हो रही है, गेम ओवर, खत्म, समझ लो। मतलब जो भी फर्म था उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो दुकान बंद हो रही है, बिजनेस खत्म हो रहा है, तो उस कंडीशन हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो अच्छी समझना, पहले तो डिसोल्यूशन में दो चीज रहती है, एक होती है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, एक क्या होता है बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप खत्म हो रही है या फिर कोई नया एग्रीमेंट बन रहा है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, मतलब फर्म का मतलब क्या होगा कि फर्म ही खत्म हो रहा है, पार्टनरशिप नहीं खत्म हो रही है, फर्म बंद हो रहा है, दुकान खत्म हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में सीखना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे बेटा हम लोग सबसे पहले, रियलाइजेशन अकाउंट, नॉट रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है ये, रियलाइजेशन अकाउंट है। क्या होता है अभी बताऊंगा। फिर आपको बनाना है इसमें पार्टनर नर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि आपको ये भी पता होगा भाई, है ना। तो ये तो आप पढ़ते आए हो एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी और फर्स्ट चैप्टर में भी। फिर तीसरा आपको इसमें सीखना है लोन अकाउंट, और लास्ट चीज सीखनी है आपको इसमें बैंक अकाउंट, ठीक है। तो लोन अकाउंट भी आप लोगों ने सीखा हुआ है रिटायरमेंट चैप्टर में, ठीक है। तो अब देखो ये चार चीजें आपको सीखनी, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती है। इंपॉर्टेंट याद रखो, कभी वाया में कोई पूछ ले कि डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट बनती है, तो बताना बेटा कि डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि भैया फर्म ही बंद हो रहा है तो बैलेंस शीट का क्या काम है। तो रिजोल्यूशन चैप्टर में बैलेंस शीट का कोई काम नहीं होता है, उसमें क्या बनता है, बैंक अकाउंट बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग एक करके देखेंगे। और 95%, हालांकि है तो 100%, बट 5% हम लोग नहीं मान के चलते हैं कि 95% आपको उम्मीद है कि रियलाइजेशन अकाउंट ही आएगा पेपर में, और 6 नंबर का एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। 100 नहीं बोलूंगा, 95 बोलूंगा। इसमें से क्वेश्चन तो आएगा 6 नंबर का, लेकिन मे भी हो सकता है आपसे लोन अकाउंट ये सब पूछ ले, तो इसलिए 5% मैंने माइनस कर दिया। बाकी 95% और सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आपका पेपर रियलाइजेशन अकाउंट ही आना है। और रियलाइजेशन अकाउंट को सीख लो अच्छे से। अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट सीख लिया यानी कि आपको 90% चैप्टर तो ऑलरेडी आ गया, 10% जो बचा है वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा पार्ट 2 या पार्ट 3 में, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखो और रियलाइजेशन अकाउंट को सीख के अपने बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स को सिक्योर कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की। इसको मैं रफ कर देता हूं भैया, ठीक है। अब देखो जब रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है, पहले देखो उसका फॉर्मेट। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले होगा ये, फिर होगा ऐसे, यहां पर लिखोगे पार्टिकुलर, फिर बेटा होगा जी अमाउंट, फिर होगा पर्टिकुलर, और फिर होगा एक बार लास्ट में अमाउंट। एक साइड होती है बेटा क्रेडिट साइड, एक साइड होती है बेटा डेबिट साइड, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है
और पेपर में आपको 6 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट में देखो करना क्या है हमें, और ये होता क्या है। देखो आप एक फर्म चला रहे थे जिसका नाम था, मान लो फर्म का KGF। क्या नाम था? KGF फर्म। ठीक है, अब ये KGF जो आपकी दुकान थी वो क्या हो गई भैया? बंद हो गई। अब इसके 2 पार्टनर थे, एक का नाम था A, एक का नाम था B। ठीक है, तो अब A और B जब दुकान बंद कर रहे हैं तो उस टाइम उनके पास कुछ एसेट्स होंगी और कुछ लाइबिलिटी होगी, हाँ कि ना भाई? अगर मैं अपनी दुकान बंद कर दूं, मैं कोचिंग पढ़ाना बंद कर दूं, तो उस टाइम मेरे पास में भी हो सकता है कुछ एसेट्स होंगी। एसेट क्या? फर्नीचर है, बोर्ड है, लाइट है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, हाँ कि ना? और कुछ मेरे पास लाइबिलिटी होगी, हो सकता है मैंने कोई लोन ले रखा हो सकता है मुझे किसी से पैसा लेना बाकी रह गया हो, है ना? तो कुछ एसेट्स होंगी, कुछ लाइबिलिटी होंगी। तो जब फर्म बंद होगा तो उस टाइम हम लोग सारी की सारी लाइबिलिटी को क्या करेंगे? खत्म करेंगे, पेमेंट करेंगे। और कैसे करेंगे भैया? एसेट्स को बेचेंगे। भाई फर्म बंद हो रहा है तो जो हमारे पास एसेट उसको हम लोग सोल्ड आउट करेंगे, समझ रहे हो? सारी एसेट्स को बेचेंगे, और जब एसेट्स को बेच के जो पैसा आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे? लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। और अगर मान लो बाई चांस ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है, पैसा कम पड़ रहा है एसेट बेच के भी, तो आप क्या करोगे? अपने कैपिटल अकाउंट से पैसा दोगे। तब भी नहीं हो रहा तो घर से पैसा ला के दोगे, लेकिन पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट है? तो सबसे पहले देखो, एसेट का नेचर डेबिट होता है, आपको पता होगा, और जो भी लायबिलिटी होती है उसका नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो सबसे पहला काम आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करोगे? देखो आपको पेपर में इस तरह से एक बैलेंस शीट मिलेगी, मतलब क्वेश्चन में आपको इस तरह से एक बैलेंस शीट मिलेगी जो एक फर्म की है। फर्म कौन से फर्म की? यही KGF फर्म की एक बैलेंस शीट आपको मिलेगी, जिसमें आपको कुछ एसेट्स इधर साइड ऐसे दिया रहेगा और कुछ आपको लायबिलिटी दी रहेगी। अमाउंट जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, मान लो इस साइड फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ठीक है, डेटर्स हैं, डेटर्स भी एसेट होता है, इनसे पैसा लेना होता है। और क्या होता है भाई? मशीन है। ये सारी की सारी चीजें क्या है? हमारी एसेट्स है। और कुछ चीजें हमारी क्या बेटा? लायबिलिटी है। लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गए। इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको मिलेगी जो आपकी लायबिलिटी होगी। बहुत सी होती है, अभी फिलहाल समझाने के लिए मैंने लिखा है। बैलेंस शीट में ऐसे ही होता है, कुछ एसेट्स होती है, कुछ लायबिलिटी होती है। तो जब भी आपको यहाँ पे अमाउंट दिया रहेगा, तो जब क्वेश्चन शुरू करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में पहला काम क्या करोगे? जितनी भी एसेट्स है, टू ऑल एसेट्स, ठीक है, ऑल एसेट्स ब्रॉट डाउन। जितनी भी एसेट्स है उनको सबको ब्रॉट डाउन कर लोगे, ठीक है। ये लिख के नहीं आना है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक। और जितनी भी ऑल लाइबिलिटीज ब्रॉट डाउन, जितनी भी लाइबिलिटी होगी उसको ब्रॉट डाउन कर लोगे। और जितनी एसेट्स होगी, मतलब इसमें जितनी एसेट्स है ना उसको यहाँ पर लिख लो, जितनी लाइबिलिटी है ना उसको यहाँ पर लिख लो। समझ में आ रही बात? एकदम सिंपल सा काम करना है आपको। जितनी भी एसेट्स है, अब वो एसेट लिखना जिनसे पैसा मिले। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैश, बैंक बैलेंस, तो भाई इसको थोड़ी ना बेच दोगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जिसको बेच के पैसा मिलता है वो सारी एसेट लिखोगे, ठीक। और जिसको पेमेंट करना है उसकी लायबिलिटी यहाँ पे लिखोगे, ठीक। अब देखो, जैसे एसेट्स में फर्नीचर है, बिल्डिंग है, डेटर्स, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे टू फर्नीचर, ठीक है। और क्या क्या है एसेट्स में? टू बिल्डिंग, टू डेटर्स, फिर टू मशीनरी, एक्स, ठीक है। ये आप जितना भी रहेगा आप इस तरह से लिख लोगे जितनी एसेट थी। कैश और बैंक बैलेंस नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे भाई? भाई सीधी सी बात है, इसको बेच के पैसा थोड़ी ना मिले, तो ऑलरेडी है ना लिक्विड के फॉर्म में। अब जितनी लायबिलिटी वो इधर लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखोगे? बाय क्रेडिटर्स। कुछ कर नहीं रहे हम लोग, जितनी एसेट थी बस एक साइड लिखा, जितनी लायबिलिटी उस साइड लिखा। बाय बैंक लोन, ठीक है। फिर बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और क्या है?
बस 3 चीज़ लिखी हुई थी ये। अच्छा एक चीज़ माइंड में अब नोट करो, जल्दी से नोट करो, इंपॉर्टेंट नोट डाल के देखो। अगर पार्टनर ने पार्टनर से लोन लिया होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है बैंक लोन, ठीक है, पार्टनर का नाम क्या ए और बी, यहाँ लिखा हो एज लोन, ठीक है, या लिखा हो बीज लोन, मतलब यहाँ पर क्या है, ए ने लोन लिया है, बी ने लोन लिया है। अगर पार्टनर लोन लेगा फर्म से या फर्म पार्टनर से लोन लिया, कुछ भी है, तो उसका कोई भी यहाँ पर नहीं लिखोगे, समझ रहे हो। या फिर लिखाओ ए की एज वाइफ लोन, एक का वाइफ हो, एक का भाई हो, ब्रदर हो, एक की सिस्टर हो, कोई भी हो, व्हाटएवर, वो लिखा जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर ने लिया हुआ है लोन तो उसको लायबिलिटी में ट्रीट नहीं करोगे, उसके लिए अलग से बैंक लोन अकाउंट बनेगा। समझ में आ रही बात, याद रखना हमेशा, अगर पार्टनर ने लोन लिया है तो उसको आप लायबिलिटी में नहीं लिखोगे। अगर पार्टनर की वाइफ से लिया है फर्म ने या फिर किसी और से लिया है तो उसको आप लिखोगे, लेकिन पार्टनर ने लोन लिया है तो वो नहीं लिखोगे। माइंड में अपने सेट कर लो। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ए का लोन नहीं लिखा जाएगा, बी का लोन नहीं लिखा जाएगा, ए की वाइफ का लोन, तो यहाँ पर आप जाके लिख दोगे एज वाइफ लोन। क्लियर हो रही है बात कि नहीं क्लियर हो रही है? इस तरह से आप लिख दोगे अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। और यहाँ पर जो भी अमाउंट होंगे व्हाटएवर, उसको आप यहाँ पर बेटा जी लिख दोगे। अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया इस क्वेश्चन में, सिर्फ जितनी एसेट्स थी लिख ली, जितनी लायबिलिटी थी लिख ली बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट नोट लिखोगे, लिखते चलो, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर मान लो एसेट के अंदर यहाँ पे गुडविल लिख के आ जाए तो गुडविल क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। गुडविल विल बी ट्रीटेड एज सेम अदर एसेट्स, मतलब गुडविल का कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होगा, गुडविल का भी वही सेम ट्रीटमेंट होगा, जैसे फर्नीचर का होगा, बिल्डिंग का होगा, डेटर्स का होगा, उसी तरह गुडविल का होगा। गुडविल का कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे हम लोग फर्नीचर बेच रहे हैं उसी तरह हम लोग गुडविल बेचेंगे। तो अगर गुडविल लिख के आता है तो जैसे मशीन लिखा है उस तरह यहाँ पे गुडविल भी सेम टू सेम ऐसे ही लिख दोगे। समझ में आ रही बात। तो अभी तक क्या किया, जितनी भी एसेट थी एक तरफ लिखी, जितनी भी लायबिलिटी थी मैंने एक साइड लिख डाली। अब इसको करने के बाद क्या करेंगे, अब दूसरा मार्कर का कलर उठाता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। भाई फ्रेम में पूरा है कि नहीं? हाँ, तो अब इतना करने के बाद अब क्या करोगे आप लोग, जितनी भी एसेट्स थी उनको सोल्ड करोगे। यहाँ पे बैलेंस शीट के बाद नीचे एडजस्टमेंट रहता है जिसमें आपको दिया रहेगा कि फर्नीचर की वैल्यू मान लो 1000 रुपये थी तो वो 1200 की बिकी या फिर 800 की बिकी, ये आपको दिया रहेगा। बिल्डिंग 2 लाख की थी तो या तो 3 लाख की बिकी या तो 1.5 लाख की बिकी, वो आपको गिवन रहेगा, कम की बिकी ज़्यादा की बिकी, जितने की बिकी वो लिखा रहेगा। तो आप फर्म बंद कर रहे हो, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, पहले इसको लिख लो। आप लोग क्या कर रहे हो बेटा, फर्म को खत्म कर रहे हो, और जब फर्म को खत्म कर रहे हो तो जितनी भी ये एसेट्स हैं इनको क्या करोगे, सोल्ड करोगे। सोल्ड करोगे तो पैसा आएगा तो इस साइड लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे जब पैसा आएगा, जब भी आएगा तो हमेशा लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। और कैसे आ रहा है, एसेट को बेच के, तो ब्रैकेट में लिख देना एसेट्स रिलीज्ड। समझ में आ रही बात। तो अब जितनी भी फर्नीचर था, बिल्डिंग थी, डेटर्स थे, सारी चीज को आप बेचोगे तो जो बेच के पैसा आएगा ना वो यहाँ पर लिखोगे। 2 तरीका है लिखने का, सारी एसेट्स है तो आप क्या पे लिख के दिखाना, 2 फर्नीचर था तो फर्नीचर, अब ये तुमने लिखा तो फर्नीचर को बेचा तुमने तो कुछ पैसा यहाँ पर आएगा, लिख दोगे। फिर आपने बिल्डिंग बेचा, बिल्डिंग को बेचा, फिर कुछ पैसा आएगा, यहाँ पर लिख दोगे। फिर डेटर्स को पैसे आए, वो क्या करोगे आप यहाँ पर लिख दोगे। ओवरऑल जितने भी एसेट्स हैं, मशीन है, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे, मशीन रही उसको भी, गुडविल है, गुडविल का भी सेम ट्रीटमेंट करोगे। मतलब जितनी भी चीज थी आपने सारी एसेट बेची, यहाँ पर लिख दी, तो जिसको टोटल करो, जितना भी बैलेंस आ रहा होगा तो यहाँ पर आप लिख दोगे। समझ में आ रही बात। तो बाय बैंक अकाउंट एसेट रिलीज, एसेट्स को बेच के जितना पैसा आया वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक, अब जो पैसा आया उससे क्या करोगे, पेमेंट करोगे। किसकी पेमेंट करोगे, जितनी लायबिलिटी थी तो लायबिलिटी पेमेंट करो। तो क्या करोगे, इसकी पेमेंट क्या होगी, तो लिखोगे पैसा आता है बाय बैंक अकाउंट, पैसा जाएगा तो क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जो जो पेमेंट करोगे उसका रीजन लिख देना। पहला क्या कर रहे हो, क्रेडिटर की पेमेंट, तो यहां लिखना पेड टू क्रेडिटर, जितना पैसा पे करो क्रेडिटर को यहाँ पर अमाउंट लिख देना। फिर क्या करोगे, बैंक लोन पे करोगे तो लिखा रहेगा, अगर उसमें मान लो क्रेडिटर की बैलेंस 10,000 है, डिस्काउंट मिला है 9,000, तो आप यहाँ 9,000 लिख देना। ठीक, टू, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। बैंक लोन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे ब्रैकेट में,
पेड बैंक लोन, चलो भैया बैंक लोन भी पे हो गया हमारा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको नहीं लिखना है, ठीक है, उसको तो आपने डाउटफुल डेट्स बनाया है, इसका नहीं लिखना रहता है, वो तो आपने डाउटफुल डेट्स बनाए हैं ना डेटर्स पे, वो भी क्वेश्चन करोगे और क्लियर आएगा। और एक ही वाइफ का लोन, तो एक ही वाइफ का लोन लिख दो, टू एज वाइफ लोन, आपने सॉरी पेमेंट करो ना, तो लिखोगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दो रीजन एज वाइफ लोन। भैया यहाँ पे भी लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है मन में? नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बेटा जी कर दी। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, तो इतना करना था, क्या समझ में आया कि नहीं आया? ये नॉर्मल है, एसेट लिखा, लायबिलिटी लिखा, सारी एसेट को बेच के इधर लिखा, जितनी भी पेमेंट थी इधर किया। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं है। अब एक चीज समझो, फर्म बंद हो रहा है, फर्म में फर्नीचर है, बिल्डिंग है, डेटर्स है, बहुत सी चीजें ऐसे, इन्वेस्टमेंट वगैरह भी रहेगी। तो पार्टनर का नाम क्या है? एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। तो ए ने बोला यार दुकान तो बंद हो रही है हमारी, तो जो फर्नीचर है, काम करता हूं मैं अपने घर लेके चला जाता हूँ, 1000 रुपए का 200 रुपए का फर्नीचर मैं अपने घर लेके चला जाता हूँ, ठीक है। तो अगर या मशीन अपने घर लेके चले जाता हूँ, तो भाई अब सामान तो कोई काम का नहीं है। तो पार्टनर ने बोला कि यार मैं, ए ने बोला कि मैं अपने घर लेके जाता हूँ। तो अगर फर्म बंद होने पर, ध्यान सुनो, अगर फर्म बंद होने पर कोई भी पार्टनर कोई भी सामान, कोई भी एसेट अपने घर लेके जाता है, तो वहां पर क्या लिखोगे? वहां पर लिखोगे बाय, जो भी पार्टनर ले जा रहा है उसका नाम, मान लो ए ले जा रहा है तो बाय एज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे मैं पार्टनर लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन में आप क्वेश्चन में नाम लिखोगे, जो भी पार्टनर ले जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वहां पर आप ये नहीं लिखोगे कि बैंक अकाउंट, ये रीजन नहीं लिखो, बैंक अकाउंट नहीं, क्या लिखोगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल से पैसा कट जाएगा भाई, पार्टनर जितने का सामान ले गया उतने का पैसा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से कट जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट में करके दिखाऊंगा। तो अगर कोई भी सामान पार्टनर ले जाएगा घर से, फर्म से, तो आप बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पर ऐसे करके लिख दोगे। समझ में आ रही बात? उसी तरह अगर मान लो कोई सामान, कोई पेमेंट, जैसे पार्टनर सामान लेके चला गया, तो मान लो फर्म का कोई खर्चा था, फर्म का मतलब जो भी बिजनेस था उसको, उसकी कोई लायबिलिटी है और पार्टनर ने पे कर दिया, समझ लो, पार्टनर ने फर्म की लायबिलिटी पे कर दी, फर्म की लायबिलिटी, अपनी नहीं, फर्म का पैसा दे रहा है भाई, अभी दे दिया। तो ऐसे में क्या करोगे? लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर देगा उसका नाम, ए ने दिया तो ए ने, बी ने दिया बी ने। अगर कोई पार्टनर सामान घर ले गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कोई पेमेंट कर दी पार्टनर ने तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर अमाउंट लिखोगे। और एक लास्ट चीज लिखोगे, अब भाई ये एसेट बेच रहे हो सारी, तो एसेट्स वगैरह को बेचने में या बिकवाने में थोड़ा खर्चा हो जाता है भाई, रियलाइजेशन पे खर्चा हो जाता है भाई, खुद से तो बेच नहीं सकते, किसी को बोला कमीशन दे देंगे वगैरह वगैरह, तो बहुत से खर्चे हो जाते हैं थोड़े बहुत। हाँ, जो खर्चे हो जाते हैं उसका भी पेमेंट करोगे, तो इसमें लिखोगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में पैसे कुछ खर्चे हो गए भाई, अब खुद से तो बेच नहीं पा रहे तो हमने हायर किया, उसमें खर्चे हो गए, तो टू बैंक अकाउंट एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, जितना पैसा खर्चा हुआ वो भी यहाँ पर लिख देना। ठीक है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आई बात? तो इतना करना है, क्या करना है? जितनी एसेट से लिखी, जितनी लायबिलिटी लिखी, फिर सारी एसेट्स को बेच डाला, सारी लायबिलिटी की पेमेंट कर डाली। अगर पार्टनर कोई भी सामान घर ले जाता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई पार्टनर अगर लायबिलिटी पे कर देता है फर्म की, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इधर साइड में। और अगर एक्सपेंस और रियलाइजेशन में जो खर्चा हुआ सामान को बेचने में, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंस और रियलाइजेशन। इतना काम करोगे। इतना काम करने के बाद आप क्या करोगे भाई? टोटल करोगे। क्या करोगे? टोटल करोगे। अब देखोगे ज्यादा किधर आ रहा है। मान लो ज्यादा इधर आ रहा है, जितना भी आ रहा है ज्यादा इधर आ रहा है। अगर ज्यादा इधर आ रहा है यानी कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो आप यहां पर क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कहां जाएगा? दो पार्टनर है, ए के कैपिटल अकाउंट में और पी के कैपिटल अकाउंट में। जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो आप लोग क्या करोगे बेटा? बांट डालोगे। अगर इधर ज्यादा आ गया, इधर कम आ गया, तो यहां पर लिख देना बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। किसकी में? ए में और बी में। जो भी अमाउंट होगा यहां पर लिख के
यहाँ पर लिख देना। ये आपको डिपेंड करेगा, अगर इधर ज़्यादा तो ये वाला, इधर ज़्यादा तो ये वाला। समझ में आई बात? तो ये होता है टोटल कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन अकाउंट का। उम्मीद करता हूँ माइंड में अच्छे से सेट हो गया होगा। कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे होता है रिजर्व, गुडविल का तो ट्रीटमेंट समझ गए। अब मान लो अगर WCR आ गए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे मान लो इस साइड लिखा है WCR, ठीक है, या फिर जनरल रिजर्व, अगर ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन में तब क्या करेंगे सर? तो देखो WCR मान लो 1000 दिया है, जनरल रिजर्व आपको 500 दिया है, हाँ ये दिया है। अगर मान लो नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है कि क्लेम है, जो कि आप लोग एडमिशन में पढ़ के आए हो कि भाई 1000 रुपये में 500 का क्लेम है, तो 500 रुपये यहाँ लायबिलिटी में लिख के दिखाओगे। लेकिन अगर क्लेम नहीं है, खाली रिजर्व बनाया है और कोई भी क्लेम नहीं है, रिजर्व बनाया लेकिन कोई क्लेम नहीं है, तो इसका काम यहाँ पर नहीं होगा रियलाइजेशन में। कहाँ जाएगा? डायरेक्ट ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर क्लेम है, मान लो 1000 की WCR में 700 का क्लेम है, तो यहाँ आना, यहाँ लिखना, जैसे ये फर्नीचर मशीन लिखा है, सॉरी पेमेंट है ना, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में जितना भी है बाय WCR यहाँ पे लिख देना। अगर क्लेम होगा तो, क्लेम नहीं है तो नहीं लिखोगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, कल की वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी करा दूंगा ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक लोन वगैरह भी जो बनवा दूंगा। लेकिन मोस्टली 95% चांसेस है बेटा यही है कि आपको पेपर में यही आने वाला है। इसको माइंड में सेट कर लो, पहले देख लो क्या क्या चीज़ें आती है, 2-4 क्वेश्चन लगाओ और एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। तब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में से में कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।